तो बेटा लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को बायो-सेवर्ट्स लॉ के एप्लीकेशन से स्टार्ट किए थे। उसमें फर्स्ट डेरिवेशन कराई थी मैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू लॉन्ग करंट कैरिंग वायर, है ना। बायो-सेवर्ट्स लॉ को यूज करके एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन कराई थी मैंने आपको, और फार्मूला जो मैंने डिराइव कराया था वो ये कराया था। आज इस पे कुछ क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे, तो एक शॉर्ट रिवीजन लेते हुए आगे करते हैं। ये करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर है, यहाँ पे कोई पॉइंट P है, ये R डिस्टेंस है, एक इस पॉइंट को यहां से और यहां से मिला दिया। ये एंगल मैंने लिया था φ1 और ये वाला एंगल क्या लिया था φ2। एक स्मॉल एलिमेंट करंट एलिमेंट की लेंथ dl ली थी, करंट I फ्लो कर रही है। इस स्ट्रेट वायर की मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे कितनी होगी, ये फार्मूला मैंने डिराइव कराया था बायो-सेवर्ट्स लॉ यूज करके। स्मॉल के I/R अंडर ब्रैकेट साइन φ1 प्लस साइन φ2। ये फार्मूला मैंने डिराइव कराया था लास्ट क्लास में इस लॉन्ग करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर के लिए। स्मॉल के मैग्नेटोस्टैटिक कांस्टेंट है, इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू म्यू बाई 4 पाई है, और इसके 4 डिफरेंट वैल्यू मैंने आपको बताई थी। म्यू नॉट म्यू आर बाई 4 पाई, म्यू नॉट बाई 4 पाई, म्यू आर और 1, एसआई सिस्टम में और सीजीएस सिस्टम में। ठीक है बच्चों, एक चीज और जान लो बेटा, बी जो है ये मैग्नेटिक इंडक्शन है, यानी करंट की वजह से इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी है। ठीक है, सब कुछ मैंने बताया था। एक टर्म और यहाँ पे आपको लिखना है, वहां पे लिख लीजिए यूनिट ऑफ कैपिटल बी, यूनिट ऑफ, वहीं पे लिख लीजिए यूनिट ऑफ कैपिटल बी। मैग्नेटिक इंडक्शन की यूनिट क्या होती है ये जानना जरूरी है। यूनिट ऑफ कैपिटल बी वहीं पे लिख लीजिए। देखो बेटा, मैग्नेटिक इंडक्शन की जो एसआई यूनिट है वो टेस्ला है। ठीक है, मैग्नेटिक इंडक्शन की एसआई यूनिट क्या है, टेस्ला है। और टेस्ला का दूसरा नाम है, टेस्ला का नाम है वेबर पर मीटर स्क्वायर। टेस्ला का दूसरा नाम है वेबर पर मीटर स्क्वायर। ये जो यूनिट है वो एसआई सिस्टम में है। अच्छा, इसी मैग्नेटिक इंडक्शन की इसकी सीजीएस यूनिट है गॉस, GAUSS, गॉस। और इसको हम कहते हैं बच्चों, ये होता है मैक्सवेल पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सीजीएस यूनिट है। मैग्नेटिक इंडक्शन की एसआई यूनिट टेस्ला है, या इसको वेबर पर मीटर स्क्वायर कहते हैं। सीजीएस यूनिट गॉस है, या इसको मैक्सवेल पर सेंटीमीटर स्क्वायर कहते हैं। ठीक है ना, समझ में आ गई बात, क्लियर। इसको लिख लीजिए। और एक चीज और जान लो बच्चों, 1 टेस्ला 10 टू द पावर 4 गॉस होता है बच्चों। 1 टेस्ला 10 टू द पावर 4 गॉस होता है। ठीक है, क्लियर। 1 टेस्ला होता है 10 टू द पावर 4 गॉस। ठीक, अच्छा एक बात और जान लो बेटा, वेबर और मैक्सवेल मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट है। वेबर मैग्नेटिक फ्लक्स की लिख लीजिए, वेबर इज एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। वेबर इज एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। वेबर इज एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। और मैक्सवेल इज सीजीएस यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। मैक्सवेल इज सीजीएस यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है बेटा। अच्छा, वेबर इज एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स में आगे चल के पढ़ाऊंगा आपको 5th चैप्टर में। और वेबर एसआई यूनिट है मैग्नेटिक फ्लक्स की, और सीजीएस यूनिट मैक्सवेल है। इनमें भी रिलेशन आप जान लो। 1 वेबर होता है 10 टू द पावर 8 मैक्सवेल। 1 वेबर होता है 10 टू द पावर 8 मैक्सवेल। क्लियर। तो ये जो फार्मूला मैंने आपको डिराइव कराया था
इसी पर कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे आज। तो क्वेश्चंस करने से पहले एक बार इसमें हम डायरेक्शन की बात कर लेते हैं कि इस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे डिसाइड होगा। 10th क्लास में आप लोगों ने राइट हैंड थंब रूल पढ़ा होगा, ठीक है। राइट हैंड थंब रूल बिल्कुल सही है, और लेकिन न्यूमेरिकल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे क्वेश्चन बहुत ज्यादा ट्विस्ट भी किए जा सकते हैं। तो RHTR भी ठीक है, लेकिन उसमें कई बार दिक्कत आती है। तो एक बहुत सिंपल सा तरीका बताया था डायरेक्शन का। क्या बताया था? अगर ये करंट कैरिंग कॉइल है, करंट कैरिंग वायर है, और इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड हमें लिखनी है, ठीक, मैग्नेटिक फील्ड हमें इस पॉइंट पे लिखनी है, तो हम क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हमें इस पॉइंट पे देखना है। तो मैंने बताया था कि क्या बताया था कि लेफ्ट हैंड पाम आप यूज करेंगे, राइट हैंड थंब रूल के बजाय लेफ्ट हैंड पाम आप यूज करेंगे, और लेफ्ट हैंड पाम के फिंगर्स को करंट के डायरेक्शन में रखेंगे। रख दिया, अंगूठे को पॉइंट की तरफ करेंगे, ऐसे कर दिया, हथेली अंदर है, पाम अंदर है, तो मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पर क्रॉस होगी। क्रॉस का मतलब बोर्ड के परपेंडिकुलरली इनवर्ड होगी। क्योंकि हथेली अंदर है, पाम अंदर है, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड भी इनवर्ड होगी। बात समझ में आ गई? कहने का मतलब ये है बेटा कि अगर मैं आपसे कहूं कि पॉइंट M पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, तो क्या होगा? हमने करंट के डायरेक्शन में लेफ्ट हैंड पाम की फिंगर्स को करंट के डायरेक्शन में रखा, अंगूठे को पॉइंट की तरफ किया, पाम बाहर की तरफ आ गई, तो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड डॉट होगी। डॉट का क्या मतलब बताया था? डॉट का मतलब है फील्ड परपेंडिकुलरली बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलरली आउटवर्ड, और क्रॉस का मतलब है परपेंडिकुलरली इनवर्ड। ये बात क्लियर है? इसमें कोई दिक्कत नहीं है? अच्छा, तो इस तरह से हम डायरेक्शन डिसाइड करते हैं। एक चीज और यहां पे आप जान लो, ये जो फार्मूला मैंने डिराइव कराया था, इसमें इस फार्मूले पर बेस्ड आई थिंक इस डायरेक्शन को हमें लिख लेना चाहिए। डायरेक्शन ऑफ बी मैग्नेटिक इंडक्शन। देखो बेटा, लेफ्ट हैंड्स पाम, fingers always in direction of current, thumb किधर होगा? पॉइंट की तरफ। तो पाम जो होगा वो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के डायरेक्शन में होगा। ये बात मैंने बताई थी आपको लास्ट क्लास में। जो लोग नहीं लिखे हैं वो लिख लें। फिंगर्स जो है करंट के डायरेक्शन में, पॉइंट की तरफ थंब करना पड़ेगा। पॉइंट की तरफ अगर थंब करेंगे तो पाम इनवर्ड है, तो इस पॉइंट पे क्रॉस हो जाएगी, और इस वाले पे बाहर की तरफ है तो डॉट हो जाएगी। थंब रूल भी यूज करेंगे, RHTR, तब भी बात वही है। ऐसे यहाँ पे करंट के डायरेक्शन में रख के वायर कर्लिंग करेंगे वायर को पकड़ने के लिए, तो यहाँ इनवर्ड होगा और इस तरफ आउटवर्ड होगा। अब बात आती है यहाँ पे कि एक हेडिंग डाल दो बच्चों, मैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू इनफाइनाइट एंड सेमी इनफाइनाइट वायर। मैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू इनफाइनाइट एंड सेमी इनफाइनाइट वायर। मैग्नेटिक एक हेडिंग है, मैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू इनफाइनाइट एंड सेमी इनफाइनाइट वायर। मैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू इनफाइनाइट एंड सेमी इनफाइनाइट वायर। पहला लेते हैं बच्चों इनफाइनाइट वायर। इनफाइनाइट वायर। इनफाइनाइट वायर का मतलब क्या है? देखिए, अगर इस वाले वायर के लिए, फाइनाइट वायर के लिए, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला स्मॉल ki/r साइन φ1 प्लस साइन φ2 था। ये हमने डिराइव किया था फाइनाइट वायर के लिए। ये एंगल φ1 एंड दिस एंगल, और ये वाला एंगल φ2। अगर इस वायर की लेंथ को हम इनफाइनाइट कर दें, तो जैसे जैसे सपोज कर लो हमने इधर वायर को इधर एक्सटेंड किया, तो ये एंगल भी बढ़ता जाएगा, और जब ये वायर इनफाइनाइट हो जाएगा बच्चों, तो ये एंगल 90 हो जाएगा। अगर इस वायर को हम बढ़ाते जाएं, इंफिनिटी पे ले जाएं,
तो ये एंगल बढ़ करके मैक्सिमम 90 हो जाएगा। बात समझ में आई? इसी तरह से इस वायर को इधर भी बढ़ा के इनफाइनाइट करें तो ये एंगल मैक्सिमम बढ़ के कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। बात समझ में आई? इसका मतलब इनफाइनाइट वायर के लिए φ1 और φ2 दोनों की वैल्यू कितनी हो जाएगी? π/2। अच्छा, अब अगर हम मैग्नेटिक इंडक्शन की बात करें बच्चों, तो स्मॉल ki/r sin 90 प्लस sin 90 यही होगा ना भाई? sin 90 π/2 मतलब 90 प्लस sin 90, और sin 90 की वैल्यू आपको अच्छे से मालूम है 1 होती है, तो 1 + 1 कितना हो गया? 2। तो मैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू इनफाइनाइट वायर इज स्मॉल k 2I/r। ये फार्मूला आप लिख लीजिए। और k की वैल्यू आप अगर जनरल मतलब SI में एयर के लिए लेंगे तो आप लिख सकते हैं बेटा μ0/4π 2I/r। 2 से 4 कट गया तो आप लिख सकते हैं μ0I/2πr। जनरल वैल्यू ये हो गई, और SI सिस्टम में ये हो गया इस μ0I/, क्योंकि स्मॉल k की वैल्यू μ0/4π मैंने आपको बताया था होता है मैग्नेटोस्टैटिक कांस्टेंट की वैल्यू μ0I/2πr। ये इनफाइनाइट वायर का मैग्नेटिक इंडक्शन का फार्मूला हो गया। डन बेटा? तो इस तरह से ये इनफाइनाइट वायर का हो गया। अब दूसरा जो है सेमी इनफाइनाइट वायर का, दूसरा केस जो है इसमें हम ले सकते हैं सेमी इनफाइनाइट वायर। सेकंड केस सेमी इनफाइनाइट वायर, सेमी इनफाइनाइट वायर। दूसरा है सेमी इनफाइनाइट वायर। सेमी इनफाइनाइट वायर है यानी वायर के एक एंड पे पॉइंट लाई कर रहा है और दूसरा एंड अप टू इंफिनिटी, इसको हम सेमी इनफाइनाइट वायर कहते हैं। तो ऊपर वाला जो एंगल है उसको आपको लेना होगा π/2, और नीचे कोई वायर है ही नहीं तो φ1 की वैल्यू बेटा आपको 0 डिग्री लेनी होगी। और अगर ये दोनों वैल्यू हम पुट करते हैं, अगर ये सेमी इनफाइनाइट वायर है तो इस एंड पे पॉइंट लाई कर रहा है, φ2 की वैल्यू बढ़ के 90 हो गई, φ1 0 है। अगर हम रख दें तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? स्मॉल ki/r sin π/2 प्लस sin 0। sin 0 की क्या वैल्यू होती है बच्चों? 0, और sin 90 की वैल्यू 1। तो स्मॉल ki/r ये सेमी इनफाइनाइट वायर की मैग्नेटिक फील्ड हो गई, या B को हम लिख सकते हैं μ0I/4πr। ये सेमी इनफाइनाइट वायर की मैग्नेटिक फील्ड हो गई। डन बेटा? क्लियर? अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं इस पे। सबसे पहले एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, उसको लेते हैं। ध्यान से देखो, इस तरह से है। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। एक वायर को हमने मोड़ करके ऐसे रख दिया और दूसरे वाले वायर को मोड़ करके मैंने इस तरह से रख दिया, और इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड पूछ ली। ये डिस्टेंस x है, ये डिस्टेंस x है, करंट I है, करंट I है। आपको मैग्नेटिक फील्ड एट P बताना है। क्या आंसर है? x एक्सिस पे ये वाला वायर रखा है, यहाँ पे ये रखा है, इस ओरिजिन पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी है ये आपको बताना है। क्या आंसर होगा? अच्छा, एक चीज और बताया था बायो-सेवर्ट्स लॉ में, तुम लोगों को याद होगा कि अगर कोई करंट कैरिंग वायर है उसकी सीध में पॉइंट कहीं भी पड़े उस पर मैग्नेटिक फील्ड हमेशा 0 होती है। किसी भी करंट कैरिंग वायर की सीध में पॉइंट कहीं भी पड़ जाए
अप टू इंफिनिटी, मैग्नेटिक फील्ड वायर की हमेशा उस पर 0 होगी। ये बात बताई थी ना। तो इसका क्या आंसर है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड एट ओरिजिन P कितना है, 0। 0 इसलिए है क्योंकि अगर हम ये फर्स्ट वायर, ये सेकेंड वायर, ये थर्ड और ये फोर्थ वायर ले बच्चों, तो एक बात बिल्कुल क्लियर है कि फर्स्ट वायर की फील्ड यहाँ पे 0 है, V1 0 है। V1 0 क्यों है, क्योंकि इस वायर की सीध में ये पॉइंट है, उसी के एक्सिस पे है। B3 भी 0 है, B3 भी 0 है क्योंकि थर्ड वायर की एक्सिस पे पॉइंट लाई कर रहा है। क्लियर। अगर हम सेकेंड वायर को लें तो ये इनफाइनाइट है या सेमी इनफाइनाइट है, सेमी इनफाइनाइट है। तो B2 कितना है बच्चों, B2 है स्मॉल ki बाई x, यही है ना भाई। अगर सेमी इनफाइनाइट है तो B2 कितना है, स्मॉल ki बाई x। और डायरेक्शन क्या है, देखिए करंट नीचे है ना, ठीक, तो हमने ऐसे कर दिया, ठीक, ऐसे कर दिया, लेकिन पॉइंट तो राइट वर्ड है तो हमें ऐसे नहीं बल्कि ऐसे करना पड़ेगा। और जब ऐसे करेंगे तो पाम बाहर की तरफ है, तो कौन सी फील्ड है, डॉट फील्ड। फील्ड जो पॉइंट P पे है वो डॉट फील्ड है। इज दिस क्लियर, सबको क्लियर है ना। अच्छा, इस वाले वायर का बताओ बच्चों, B4 कितना है, B4 कितना है, ki बाई x, क्योंकि ये भी सेमी इनफाइनाइट है। इसका डायरेक्शन क्या है, इसका डायरेक्शन क्या है बताइए, इसका डायरेक्शन डॉट है, इसका भी डायरेक्शन डॉट है। देखो करंट ऊपर, थंब लेफ्ट, पाम बाहर, डॉट फील्ड है। अगर फील्ड डॉट है बच्चों तो नेट फील्ड एट पॉइंट P कितना है, B2 प्लस B4 ऐड कर दो, स्मॉल के 2i बाई x, और डायरेक्शन क्या है, डॉट। ये आंसर है। सबको क्लियर है। दोनों फील्ड सेम डायरेक्शन में है तो ऐड कर देंगे, B2 प्लस B4 कर देंगे, स्मॉल के 2i बाई x, और फील्ड डॉट आ जाएगी। क्लियर ना, सबको क्लियर। अच्छा एक बात बताओ बेटा, अगर मैं इसको नीचे की तरफ ले लूं तो क्या आंसर होगा, अगर इस वायर को ऊपर नहीं नीचे की तरफ ले लिया तो फील्ड क्या होगी, पॉइंट P पे। अब जो B4 है, अब जो B4 है वो क्या है, क्रॉस है कि डॉट है। अब जो B4 है इस वायर का इस पॉइंट पे ये स्थिति है, क्रॉस है ना, देखो क्रॉस है, क्रॉस का मतलब ये क्रॉस है, तो नेट फील्ड कितनी हो जाएगी, B2 माइनस B4। तो B एट P इस केस में, इस पर्टिकुलर केस में B एट P 0 होगा बच्चों। बात समझ में आ गई ना। तो ये जो है एक बहुत ही बेसिक सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन था बेल-सेवर्ट्स लॉ का। अच्छा, अब एक क्वेश्चन देता हूं, थोड़ा सोच के करिएगा आप लोग ध्यान से। देखो बेटा, क्वेश्चन इस तरह से है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और इसमें करंट जो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। एवरी साइड इसकी A है, एवरी साइड A है। आपको वर्टेक्स P पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बतानी, ये क्वेश्चन। एक वायर को मोड़कर इक्विलेटरल ट्रायंगल बना दिया, ये करंट कैरिंग वायर है, इसको मोड़ के एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना दिया, इसके वर्टेक्स P पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड है ये आपको बताना। कोशिश करिए। जीरो नहीं है। देखो अगर ये फर्स्ट वायर है, ये सेकेंड है और ये थर्ड है, अगर ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है और ये थर्ड है, तो पॉइंट P पर किस किस वायर की फील्ड 0 है, फर्स्ट और थर्ड की फील्ड पॉइंट P पे 0 है। क्लियर, क्लियर है ना भाई। B1 0 है क्योंकि इस करंट कैरिंग वायर की एक्सिस पे पॉइंट है। B3 0 है क्योंकि इस करंट कैरिंग वायर की एक्सिस पे पॉइंट है।
B1 और B3 जीरो है बच्चों, B1 और B3 जीरो है। अब बात आती है B2 की। तो अगर सेकेंड वायर की मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो आप एक परपेंडिकुलर डाल दो, परपेंडिकुलर स्मॉल आर डिस्टेंस मान लो, ये एंगल φ1 और ये एंगल φ2 मान लो बायो सेवर्ट। तो लॉन्ग वायर का फॉर्मूला लगाना है। φ1 φ2 कितना है? 60 नहीं है, φ1 φ2 कितना है? 30, क्योंकि इक्विलेटरल है तो पूरा 60 है। φ1 φ2 30। अब हमारे पास जो फॉर्मूला है मैग्नेटिक फील्ड का वो है स्मॉल के I बाई आर साइन 30 प्लस साइन 30। स्मॉल आर को ए के साथ कैसे रिलेट कर सकते हैं? स्मॉल आर और ए में क्या रिलेशन है? स्मॉल आर बेस हो गया और ये हाइपोटेन्यूज हो गया, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज cos 30 हो गया। तो स्मॉल आर कितना आया भाई? इस राइट एंगल ट्रायंगल में बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, देखो बेटा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज r बाई a cos 30 की वैल्यू cos 30 की वैल्यू √3/2 कितनी होती है? √3/2। रख करके r की वैल्यू बताइए, इससे r की वैल्यू बताओ बच्चों। a √3/2 यही होगा ना भाई? cos 30 √3 है, √3/2 है, तो r हो गया a √3/2। यहां पुट कर दो बेटा, ये हो जाएगा स्मॉल के, ये वैल्यू आप यहां पुट करोगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, 2i बाई a √3 मल्टीप्लाइड बाई हाफ प्लस हाफ 1, साइन 30 हाफ, साइन 30 हाफ, हाफ प्लस हाफ 1। तो मैग्नेटिक फील्ड एट P कितना आया? B2 के बराबर, B2 के बराबर आया। इसकी फील्ड 0, इसकी फील्ड 0, इसकी फील्ड ये है, तो मैग्नेटिक फील्ड आ गया इतना स्मॉल के 2i बाई a √3 है ना 1। आप चाहो तो इसको लिख सकते हो बेटा म्यू नॉट बाई 4 पाई 2i बाई a √3। 2 से इसको काट दो तो कितना आ जाएगा? म्यू नॉट i बाई 2√3 पाई a। या तो ये वाली वैल्यू आप लिख सकते हो, सही है, या फिर ये वैल्यू लिख सकते हो, ये भी सही है। क्लियर? तो इस तरह से